हिंदी साहित्य में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संकलन यहाँ पर किया गया है, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप जीआईसी लेक्चरर या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास से जरूर जुड़िए। बाकी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से 100% आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलेंगे हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बिना देरी किए। यहाँ पर नाम आता है गारसा दत्त तासी का। गारसा दत्त तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदो ए हिंदुस्तानी, ये आपको जरूर पता होगा। ये गारसा दत्त तासी का ग्रंथ है जो कि फ्रेंच के विद्वान थे और उन्होंने फ्रेंच भाषा में ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा हुआ था। और पूछ रहा है कि इसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो ये देखिए 5 भागों में प्रकाशित हुआ था। जो पहला संस्करण और दूसरा संस्करण अलग अलग समय पर प्रकाशित हुए और पहले के 2 भागों में, और जो दूसरा संस्करण था वो 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। फर्स्ट का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 1871 ईस्वी, और पहले संस्करण की बात करें तो वो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1871 ईस्वी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। रामचंद्र शुक्ल जी का जो सबसे ऑथेंटिक आज के समय पर माना जाता है वो है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में छपा था ये। और ये किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, तो ये है हिंदी शब्द सागर। ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था, ये याद रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, गवेषणा पत्रिका का संपादन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। गवेषणा नामक जो पत्रिका है इसका संपादन किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा किया जाता है। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये कथन किसका है। यूरोप में बिहारी सतसई के समान कोई भी रचना नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है ये कथन किसका है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 4 में क्या हो जाएगा, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, वैसे भी यूरोप के रहने वाले तो यही थे, तो यही कहेंगे, ग्रियर्सन के द्वारा ये कथन कहा गया है। देसिल बैना सब्जन मिठा, ये इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। देसिल बैना सब्जन मिठा, ये जो पंक्ति है वो किसकी है, तो पंक्ति आपको याद रख लेनी है, ये विद्यापति की है। और इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो 5 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभट्ट का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, देसिल बहना सब्जन मिठा, ये किसका, अभट्ट भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। जो इन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखे थे उसमें अभट्ट भाषा का प्रयोग किया था। भारत की आरती कविता की रचना किसने की है, ये शायद हमारी पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन था और उस समय मैंने आपको बताया था, जो बहादुर होगा, है ना, जो बहादुर होगा, शेर बहादुर होता है और वही भारत की आरती उतार सकता है ना। तो यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास की स्वांत सुखाय रचना वस्तुतः परांत सुखाय से प्रेरित है। गोस्वामी तुलसीदास की जो स्वांत सुखाय रचना है वो क्या है, परांत सुखाय से प्रेरित है। ये किस आलोचक की मान्यता है, ये किस आलोचक की मान्यता है, ये बताना है। यहाँ पर हमारा 7 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, याद रखना। आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद की मौलिक कहानी है ग्राम, ये सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ग्राम इनकी जो कहानी है वो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और इंदु का जो प्रकाशन है ये 1909 ईस्वी में शुरू किया गया था। जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से इनके जो भांजे थे अंबिका प्रसाद गुप्त, ठीक है, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। अंबिका प्रसाद ने इसको शुरू किया था और ग्राम सबसे पहले इसी में छपी थी, ये भी याद रखना। ठीक है, सबसे पहले इसी में छपी थी। और ये कब छपी थी, तो 1911 ईस्वी में। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है, छायावाद को शक्ति काव्य कहने वाले कौन है, तो 9 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शक्ति काव्य किसने कहा है, तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे शक्ति काव्य की संज्ञा दी है, छायावाद को, याद रखिएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आगरा के अंदर है। ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आगरा में, और यहीं से गवेषणा पत्रिका का संपादन हुआ करता था। अवधि काव्य कृति चकल्लस के रचनाकार कौन है, अवधि की एक रचना है जिसका नाम है चकल्लस, और इसके रचनाकार आपसे पूछ रहा है, तो 11 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बलभद्र प्रसाद दीक्षित। ठीक है, ये किसकी रचना है, तो बलभद्र प्रसाद दीक्षित की रचना है। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हिंदी साहित्य का पूरा कंटेंट, हम पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़ चुके हैं, है ना, यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में करवा दिया है आपको।
और अब ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो जीआईसी लेक्चरर या फिर कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट में किसकी तैयारी कर रहे हो, है ना? इससे मेरे लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है और इसमें कितने % आप सही कर पा रहे हो, ये भी ज़रूर बताना, ताकि हमें थोड़ा-सा पता चले कि आप कितने पानी में और किस तरह की क्लास हमें आपके लिए लेके आनी चाहिए, ठीक है? तो 12 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निर्गुण कौन देश के वासी है? सूरदास की पंक्ति है। ये किसकी है? सूरदास की पंक्ति है। ये भ्रमर गीत से ली गई है पंक्ति। एक पति के नोट्स किसकी रचना है? एक पति के नोट्स किसकी रचना है? तो ये किसने लिखा है? एक पति के नोट्स किसने लिखे थे? तो 13 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? महेंद्र भल्ला। ठीक है, एक पति के नोट्स किसने लिखा है? महेंद्र भल्ला की रचना है, याद रखना। कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है। ये कथन किस विद्वान का है? कबीरदास की भक्ति साधना का जो केंद्र है वो क्या है? केंद्र बिंदु प्रेम लीला है। ये कथन किस विद्वान का है? तो 14 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? 14 में बी ऑप्शन हमारा सही है। प्रेम लीला किसने बताया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारु चंद्रलेख या फिर तितली। तो आप जानते हैं जो चारु चंद्रलेख है ये किसका है? चारु चंद्रलेख किसका उपन्यास है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चारु चंद्रलेख याद रखना। प्रसिद्ध कहानी है दुखवा कासो कहूँ मोरी सजनी। दुखवा कासो कहूँ मोरी सजनी वाला मैं अपना दुख किसे सुनाऊं? तो इसके लेखक कौन है? 16 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? चतुरसेन शास्त्री। ये किसकी है? चतुरसेन शास्त्री की है। निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो विद्यापति के द्वारा नहीं लिखी गई है? द्वैत निर्णय, लिखनावली, कीर्ति पताका, सिद्धांत विचार। तो यहाँ पर हमारा 17 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है डी, सिद्धांत विचार। सिद्धांत विचार इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ध्रुव दास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? जो प्रतीक शैली है उस पर किस साहित्य का प्रभाव है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुक्ल जी के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी, बंगला, फ्रांसीसी या फिर फारसी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये किसका है? प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो ये बंगला का प्रभाव बताया है। ठीक है, किसका है? बंगला भाषा का प्रभाव है। पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ये कथन किसका है? पंत जी की जो रचना है वीणा और पल्लव दोनों इन्हीं की रचना है। इन दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ऐसा किसने कहा है? तो 19 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये किसका कथन है? हिंदी है हम और वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये किसका कथन है? तो यहाँ पर हमारा 20 में राइट ऑप्शन क्या होगा? अबू सईद, कौफी, अमीर खुसरो या फिर इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल की पंक्तियां हैं, लेकिन ये किसने कहा है? हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये किसका है? अमीर खुसरो का है। अब भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा और द्विवेदी जी ने उसे दूसरे ढंग से पढ़ा, है ना? द्विवेदी जी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से पढ़ा। ये किसका कथन है? आप जानते हैं दोनों हमेशा इनके जो विचार है ना वो एक दूसरे से के विरोध में ही रहते हैं, है ना? वो कहेंगे कि कबीर जी ऐसे हैं, वो कहेंगे नहीं कबीर जी तो वैसे हैं। वो कहेंगे तुलसीदास जी ऐसे थे, वो कहेंगे वैसे थे, है ना? दोनों के कथन आपको एक दूसरे के विरोध में हमेशा ही मिलते हैं। तो 21 में हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, बच्चन सिंह कहते हैं कि भक्ति काल को तुलसीदास ने एक ढंग से पढ़ा, शुक्ल जी ने भक्ति काल को क्या बताया? भक्ति काल आंदोलन को उन्होंने बाहरी आक्रमणों की देन बताया, लेकिन द्विवेदी जी ने इससे इनकार किया कि बाहरी आक्रमणों की देन नहीं है बल्कि ये स्वाभाविक चिंतन का विकास है। ठीक है, हिंदी भाषा जाति और साहित्य ये किसका आलेख है? हिंदी भाषा जाति और साहित्य किसका आलेख है? तो 22 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी भाषा जाति और साहित्य ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? हिंदी भाषा जाति और साहित्य। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बच्चन सिंह की पुस्तक है। किसकी है ये? बच्चन सिंह का आलेख है, याद रख लेना। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? छायावाद की पहली जो रचना है वो कौन सी मानी जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर? 21 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है झरना। ठीक है, छायावाद की जो पहली रचना वो कौन सी मानी जाती है? तो झरना मानी जाती है, याद रखना।
सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? बताइए। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि बताया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक कौन है? ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक कौन है? भोलानाथ तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा, बाबू राम या फिर हरदेव बारी। तो धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। ब्रज भाषा का जो व्याकरण है वो धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? भारतेंदु की उपाधि जो है ये कब प्रदान की गई थी? तो 1880 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा? काशी के विद्वानों के द्वारा की गई थी। ठीक है, काशी के विद्वानों के द्वारा और खासकर महिलाओं के द्वारा। ठीक है, रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किसकी रचना है? तो यहाँ पर हमारा 25 में सही ऑप्शन क्या होगा? किशोरी लाल गोस्वामी। मैंने आपको बताया था किशोरी लाल की क्या है? बेगम है ना। रजिया किसकी बेगम है? किशोरी लाल की है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या होगा इसमें से? भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण काल। ठीक है, पुनर्जागरण काल होगा। और जो पुनर्जागरण काल नाम है ये किसने दिया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है भारतेंदु युग को, और द्विवेदी युग को नवजागरण काल की संज्ञा दी है। ठीक है, आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान कौन है? आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान कौन है? तो यहाँ पर हमारा 27 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। नेक्स्ट है रामकुमार वर्मा ने तो स्वयंभू को प्रथम कवि माना था। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? क्या एक महाकाव्य है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, फिर इनमें से कोई भी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या होगा? तो 28 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? खंड काव्य हो जाएगा। ठीक है, ये जयद्रथ वध क्या है? खंड काव्य है, जो 1910 ईस्वी में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था। काव्य की छायावाद कही जाने वाली शाखा चले काफी दिन हो गए, पर ऐसी कोई समीक्षा पुस्तक देखने में नहीं आई जिसमें उक्त शाखा की रचना प्रक्रिया यानी कि टेक्निक प्रसार की भिन्न भिन्न भूमियां सोच समझकर निर्दिष्ट की गई हों। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक की ठिकाने की मिली। डॉक्टर नगेंद्र की प्रशंसा में ये कथन किस आलोचक ने लिखा है? काव्य की छायावाद कही जाने वाली यानी कि ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिली यहाँ पर जिसमें अलग अलग क्या है, अलग अलग प्रसार के लिए भिन्न भिन्न भूमियां और सोच समझ करके निर्दिष्ट की गई हों। और ये ऐसी पुस्तक किसकी मिलती है? केवल प्रोफेसर नगेंद्र की, सुमित्रा नंदन पंत ही मिलती है। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर 29 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो यौन कुंठाओं का प्रतीक है जो तिलचट्टा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कौन सा है? नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कौन सा है? तो 31 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी। नारी जागरण का जो महाकाव्यात्मक नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी है, जो 1933 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमाद्री तुंग सरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसका गुण भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके अंदर कौन सा है? ओज गुण है। और ये प्रणय गीत किस नाटक से लिया गया है? तो यहाँ पर हमारा 32 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1931 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा युग में जो कि संगत नहीं है? संगत इनमें से कौन सा नहीं है? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर, कबीरा खड़ा बाजार में, ये लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। ठीक है, ये लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में ये किसका है? भीष्म साहनी का उपन्यास है। ठीक है, ये किसका है? भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, याद रखना। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को किसने श्रेष्ठ बताया है? जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को किसने श्रेष्ठ कहा है? तो यहाँ पर हमारा 34 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने स्कंदगुप्त को सब सर्वश्रेष्ठ नाटक बताया है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी को एमए के पाठ्यक्रम में किस वर्ष शामिल किया गया था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसमें हिंदी को एमए के पाठ्यक्रम में कब शामिल किया गया? तो यहाँ पर हमारा 35 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 में किया गया था। और इस समय श्याम सुंदर दास की नियुक्ति यहाँ पर हिंदी विभाग में हुई थी। ठीक है,
हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना को विकसित करने का श्रेय निम्न में से किसे नहीं जाता है? हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना को विकसित करने का श्रेय किसको नहीं जाता है? तो यहाँ पर हमारा 36 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईला चंद्र जोशी को नहीं जाता। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और परशुराम चतुर्वेदी को इसका श्रेय प्राप्त है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने संजीवनी व्याख्या नाम से किस प्रसिद्ध रचना की टीका लिखी है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने संजीवनी व्याख्या के नाम से किस प्रसिद्ध रचना की टीका लिखी है? तो यहाँ पर हमारा 37 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पद्मावत की लिखी थी। ठीक है, किसकी लिखी थी? पद्मावत की लिखी थी, संजीवनी व्याख्या के नाम से। ठीक है, केशव कौमुदी नामक टीका पुस्तक के रचनाकार टीकाकार कौन है? केशव कौमुदी नामक जो टीका है, ये पुस्तक किसने लिखी है? प्रेमघन, शुक्ल जी, भट्ट या फिर लाला भगवान दीन? तो यहाँ पर हमारा 38 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाला भगवान दीन हो जाएगा। ठीक है, लाला भगवान दीन हो जाएगा, याद रख लेना। केशव कौमुदी की नामक इन्होंने टीका लिखी हुई है। आम के पत्ते काव्य संग्रह किसका है? आम के पत्ते नामक जो काव्य संग्रह है किसका है? तो 39 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा रामदरस मिश्र। इन पर इनको एक पुरस्कार भी मिला था जिसका नाम है व्यास सम्मान। ठीक है, और कब मिला था? 2011 ईस्वी में मिला था, याद रखना। आम के पत्ते के लिए नामवर सिंह की पुस्तक कहानी नई कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? नामवर सिंह की जो पुस्तक है कहानी नई कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 40 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है बी, 1965 ईस्वी है। ठीक है, 1965 ईस्वी है, याद रखना। हिंदी साहित्य में पहला शोध प्रबंध यानी कि पीएचडी थीसिस किसका स्वीकृत किया गया था? पहला शोध प्रबंध किसका स्वीकृत किया गया था? डॉक्टर नगेंद्र श्याम सुंदर, माता प्रसाद या फिर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल? तो यहाँ पर हमारा 41 में सही ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले जो शोध प्रबंध है वो किसने किया था? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने किया था, जिन्होंने गोरखवाणी का संपादन किया था। उपन्यास और लोकतंत्र ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? उपन्यास और लोकतंत्र किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो 42 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? मैनेजर पांडे की है ये किसकी है? मैनेजर पांडे के द्वारा लिखी गई है। ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और ना ही उसे छोड़कर। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है, ये किसका कथन है? तो यहाँ पर हमारा 43 में सही ऑप्शन क्या होगा? बच्चन सिंह ने कहा। ये किसने कहा है? ये बच्चन सिंह ने कहा है कि ना तो इनके इतिहास को छोड़कर कोई नया इतिहास लिख सकते हैं और ना ही इसको लेकर के पूरा इतिहास लिखा जा सकता है। अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, ये किसका कथन है? अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, ये किसने कहा है? तो यहाँ पर हमारा 44 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, ये कथन किसने कहा है? आदिकाल नाम को किस क्या बताया है? भ्रामक कौन कहता है? तो यहाँ पर 45 में सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह के सभी कथनों को हम पढ़ चुके हैं, वैसे तो मैं सभी के पढ़ा चुकी हूँ। मध्यकाल को सामान्यतः जवदी हुई मनोवृत्ति किस आलोचक ने कहा है? एक आलोचक है जिन्होंने जकड़ी हुई मनोवृत्ति कहा है और एक आलोचक है जिन्होंने जवदी हुई मनोवृत्ति कहा है। मध्यकाल का अर्थ है यहाँ पर भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल की बात कर रहा है यहाँ पर। भक्ति काल और बल्कि रीतिकाल दोनों को यहाँ पर मध्यकाल का संज्ञा दी जाती है, जिसमें एक को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा 46 में सही ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, जबकि बच्चन सिंह ने जकड़ी हुई मनोवृत्ति कहा है। क्या कहा है? जकड़ी हुई मनोवृत्ति कहा है, याद रखना। बच्चन सिंह के अनुसार मैथिली के प्रथम पहले प्रयोक्ता कवि कौन है? बच्चन सिंह के अनुसार मैथिली के पहले प्रयोक्ता कवि कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? विद्यापति हो जाएगा। और बच्चन सिंह ने इनको हिंदी का जातीय कवि भी कह करके पुकारा है। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है? तो यहाँ पर 48 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 48 में हमारा सी सही हो जाएगा, ये बच्चन सिंह का है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट है आदिकाल को अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। आदिकाल को अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है, ये किसका कथन है? तो यहाँ पर 49 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ये बच्चन सिंह ने कहा है। क्या किसने कहा है? बच्चन सिंह का कथन है ये। इनमें से कौन सी रचना है जो तुलसीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो 50 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ये तुलसीदास की साकेत नहीं है इसमें से, ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आज के लिए 50 ही काफी है ना। 50-50 प्रश्नों की हम सीरीज अभी कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करोगे,
ठीक है? तो उतने ही ज़्यादा प्रश्न हम यहाँ पर बढ़ा देंगे और आप बताना मुझे क्लास कैसी लगी? ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं? बहुत ईज़ी लेवल के लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं या फिर ठीक लग रहे हैं? इसी तरह के प्रश्न आने चाहिए क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और इनको भी बच्चे फिर गलत कर देते हैं, है ना? तो ज़्यादा डीप में तो मैंने बहुत पढ़ाया, बहुत डीप में पढ़ाया है मैंने भी, है ना? अगर किसी बच्चे को ये लगे कि मैम इनसे कुछ नहीं होने वाला, तो मैं आपको बता दूँ, अभी आपने टीजीटी, पीजीटी का पेपर देखा होगा, इसी तरह के प्रश्न आए थे और बहुत डीपली अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट खोल करके देखिए, है ना? और उसमें सब कुछ आपको करवाया गया है। अब बस ये कुछ रिवीजन के तौर पर हम प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं, ठीक है? तो बताइएगा आप मुझे कमेंट में क्लास कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न हैं जो सही हो रहे हैं?